नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाएगी। कांग्रेस बीएमसी ने मुंबई में संपत्ति कर 13 से 40% तक बढ़ा दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस उच्च न्यायालय जाने की बात कह रही है। पूर्व कांग्रेस पार्षद आसिफ जकारिया के अनुसार बीएमसी ने कैपिटल वैल्यू सिस्टम में संशोधन किए बिना कर बिल संशोधित किए हैं और वे न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करेंगे। ज्योतिबा मंदिर के विकास योजना के लिए 259 करोड़ रुपए मंजूर। दक्कन के राजा ज्योतिबा मंदिर के व्यापक विकास योजना के लिए 259 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च करने का सरकारी निर्णय बुधवार को जारी किया गया। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी कोल्हापुर जिला कलेक्टर अमोल येडगे को सौंपी गई है। राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के अवसर पर चौंदी में आयोजित कैबिनेट बैठक में श्री करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना और श्री ज्योतिबा मंदिर परिसर विकास योजना के लिए 260 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। आज योजना विभाग ने इसे मंजूरी दे दी। संजय राउत जलगांव से मुंह काला करके निकलेंगे। गुलाबराव पाटिल की चेतावनी स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जिले में महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेताओं के बीच बातचीत बढ़ गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता सांसद संजय राउत शुक्रवार से 2 दिवसीय जिला दौरे पर आ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने चेतावनी दी है कि जलगांव आने पर राउत का मुंह काला किया जाएगा। पिछली बार जलगांव नगर निगम में शिवसेना सत्ता में थी। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का होगा। चौतरफा विकास एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के विकास और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। धारावी देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र और विशिष्ट उद्योग समूहों का एक विस्तृत क्षेत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए धारावी की मूल अवधारणा को संरक्षित करते हुए स्थानीय कारीगरों और व्यावसायिकों के पुनर्वास को धारावी पुनर्विकास परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस परियोजना को लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए। संजय राउत का पीएम मोदी पर निशाना शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं। मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वहां सरकार बनाने का समय है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की जमीन पर कदम नहीं रखा। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री केवल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। लाड़की बहन योजना से जुद्दी बद्दी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार 29 मई को विपक्ष के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि महिलाओं के लिए सरकार की प्रमुख स्कीम लाड़की बहन योजना के लिए अन्य विभागों से कोई फंड नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग बजट को नहीं समझते हैं वे निराधार दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने परभणी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, इस योजना के लिए धनराशि जनजातीय मामलों और सामाजिक न्याय विभागों के माध्यम से वितरित की गई और यह बजटीय नियमों के अनुसार था। इस योजना के तहत पात्र गरीब महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मिलते हैं। बजटीय नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए धन आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकतम धन व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और कुछ धन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग रखा जाना चाहिए। नवी मुंबई में चल रहा अवैध डांस बार, छापेमारी के बाद 40 महिलाओं का रेस्क्यू। नवी मुंबई के वाशी इलाके में स्थित द रेस नामक अवैध डांस बार पर बीती रात पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार और तत्परता से पुलिस प्रशासन से अंजाम दी गई। बार बिना अनुमति के रात 12 बजे के बाद भी चालू था। जब पुलिस ने छापा मारा उस समय तेज आवाज में संगीत बज रहा था और कुछ महिलाएं अत्यंत अश्लील पोशाकों में ग्राहकों के सामने अश्लील हाव भाव के साथ नृत्य करती हुई पाई गईं। हज कमेटी फिर शुरू करेगी यूपीएससी कोचिंग सेंटर। हज कमेटी ऑफ इंडिया HCI ने 1 साल बाद अपनी प्रतिष्ठित यूपीएससी रेजिडेंशियल कोचिंग सुविधा को फिर से शुरू करने ऐलान किया है। मुंबई स्थित इस कोचिंग सेंटर को अब फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें 20% सीटें अन्य अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज समुदायों, अनुसूचित जातियों, SC, अनुसूचित जनजातियों, ST और अन्य पिछड़े वर्गों OBC के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी। इसके पहले जहां गैर मुस्लिम अभ्यर्थियों को अनौपचारिक रूप से परीक्षा अवधि में आवासीय सुविधा दी जाती थी, अब यह पहली बार है जब चयन प्रक्रिया में उन्हें आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।
एलिवेटेड रोड के लिए काटे जाएंगे 297 पेड़। दहिसर भायंदर एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान निजी और सरकारी जमीन पर लगे करीब 297 पेड़ काटे जाएंगे। इस संबंध में प्रशासन द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है। दहिसर भायंदर एलिवेटेड रोड DBLR मुंबई नगर निगम की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के तहत बृहन मुंबई नगर निगम सीमा के भीतर 1.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा और मीरा भायंदर नगर निगम सीमा के भीतर 3.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। जालंधर के कारोबारी नितिन कोहली ने थामा AAP का दामन। पंजाब के जालंधर में उद्योगपति नितिन कोहली ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी AAP का दामन थाम लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में नितिन कोहली की पार्टी में औपचारिक एंट्री हुई। इसके साथ ही उन्हें जालंधर सेंट्रल विधानसभा सीट का हल्का इंचार्ज नियुक्त कर दिया गया है। वहीं गोवा में युवा नेता श्रीकृष्ण परब ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सर्जिकल स्ट्राइक पर रामदास अठावले का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं, इसको लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और RPI अध्यक्ष रामदास अठावले ने गुरुवार 29 मई को कहा कि उन्हें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान किए गए किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी नहीं है और इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। रामदास अठावले ने कहा कि पड़ोसी देश को आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को भारत को वापस सौंप देना चाहिए। कुणाल कामरा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर हुए विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पूछेंगे तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होगा। इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हो। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा कार्यक्रम में कहा, हमारी पार्टी और हमारे अलायंस भी थोड़े भावुक लोग हैं। हम लोग प्रैक्टिकल राजनीतिक नहीं है, हमारे में इमोशन थोड़े ज्यादा है, इमोशन ही थोड़ा रिएक्ट करवाती है। इसलिए मेरा मत पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि रिएक्शन के कारण ज्यादा तवज्जो मिली। 4 आदमी उन्हें सुनते नहीं हैं। उनको बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी हैं। बारिश थमने के बाद आज जब किसानों ने अपनी फसलों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलें नष्ट हो गई हैं। खेतों में गर्मियों की फसलें बेकार हो गई हैं। फसल कटाई के मौसम में भारी बारिश के कारण जिले के किसान आजीविका से वंचित हो गए हैं। इस बीच नुकसान का आकलन गुरुवार से शुरू होगा। जिले में लगातार 10 दिनों तक भारी बारिश हुई। किसान संकट में हैं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण उनकी मूंगफली, मक्का, चावल और सूरजमुखी की फसल बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।